हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 विज्ञान का दूसरा अध्याय प्राणियों में पोषण। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप मतलब पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी मतलब जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित मतलब सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य मतलब भोजन के अनेक संघटक हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब आपको यहाँ पर लिखना है जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, ये सब इसमें लिखने हैं ना। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी और मरमर पक्षी हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु मां का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 2.1 सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि लिखिए। जैसे घोंगा, घोंगा खाता है। घोंगा पानी में मौजूद खाद्य कणों को आहार के रूप में प्राप्त करते हैं और आहार की विधि ये जो पानी का जो तल होता है उसमें चिपके हुए खाद्य कणों को खाते हैं। चींटी चींटी जैसे खाद्य के जो कण होते हैं जमीन पर पड़े हुए खाद्य कणों को उठाकर खाती है और खाने का तरीका वही अपने मुंह से उठाकर खाती है। चील चील छोटे जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं और ये सड़े गले जीव जंतु या फिर मरे हुए या फिर जीवित प्राणियों को पकड़कर खाते हैं। मरमर पक्षी ये फूलों का मकरंद चूसती हैं। जू ये जीव जंतुओं का खून चूसती हैं। मच्छर भी बिल्कुल जीव जंतु खून चूसता है। तितली ये फूलों का मकरंद चूसती हैं। मक्खी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का रस चूसती हैं। आहार की विधि जैसे छीलना, चबाना, काटना, वेदन पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसनी इत्यादि आहार की विधियां होती हैं। अद्भुत सत्य स्टारफिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी में नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनमें जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुदांत्र, छोटी आंत एवं बृहदांत्र बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मलद्वार तथा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल मतलब पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का
पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र और आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि मतलब लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उसके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर मानव पाचन तंत्र का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर आमाशय है, बीच में अग्नाशय है और यहाँ पर छोटी आंत है जिसे क्षुद्रांत्र बोलते हैं। बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत होती है और नीचे मलाशय है और मलाशय के नीचे गुदा। आइए हम जाने की आहार नाल के विभिन्न भागों का में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुखगुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहलाती है। बूझो कह रहा है कि चित्र में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत्र को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से छोटे हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। मतलब इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर के आसपास होती है छोटी आंत की, और बड़ी आंत की लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रंथि का इस सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की विभिन्न आकृति तथा उनके कार्य भी भिन्न होते हैं। इसके अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्रियाकलाप 2.2 अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखिए, अपने दांतों की गणना कीजिए, अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंशन मतलब पीसने के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने काम करते हैं। उन दांतों को पहचानिए जो चबाने और पीसने काम में आते हैं। उन्हें सारणी में लिखिए। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है मतलब लार ग्रंथि होती है जो लाला रस मतलब लार स्रावित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसका पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हम दांतों के प्रकार और कार्य समझेंगे। कर्तन एवं दंशन वाले दांत निचले जबड़े में कितने हैं, ऊपरी जबड़े में कितने हैं, टोटल कितने हैं, ये आपको लिखने हैं गिनकर ना। इस तरह की चीज फाड़ने वाले दांत और चबाने वाले दांत ना, इनकी संख्या आपको लिखनी है। दूध के दांत तथा स्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। आपके दांतों का प्रथम सेट शैशव काल से निकलता है और लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। क्रियाकलाप 2.3 दो परख नलियां लीजिए। इन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए और उन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3-4 ml जल डालिए। चित्र 2.4 जैसे इसमें दिखाया गया। आप दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं। परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ की स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर ऊपर ये छोड़ चुकी है दांतों के प्रकार, तो हम पढ़ते हैं। मिठाइयाँ और दंतक्षय मतलब दांत कैसे खराब होते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत और मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि
करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंस जाते हैं, भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए अम्ल क्या है, अध्याय 4 में देखिए। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। चित्र 2.5, इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और चरमावस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय और चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए और कुछ भी खाने के बाद तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। अब क्रियाकलाप 2.4 करते हैं। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती तथा करेले का रस। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधे रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिखाए अनुसार जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत को रेजने की सीख का उपयोग न करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टे अथवा कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड कीजिए और चित्र 2.6 में देखिए कि प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए और जिसका संवेदन मतलब अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ भी इस क्रियाकलाप को दोहराइए। भोजन नली या मतलब ग्रसिका निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। चित्र 2.2 में देखिए, ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, मतलब उल्टी की हो। उसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावक एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। पहले जानना चाहते हैं कि उल्टी के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो बात करेंगे हम आमाशय की। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका मतलब ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर छिद्रांतर में खुलता है। कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं और खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रासिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मांसल संरचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कारण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। आमाशय का आंतरिक स्तर मतलब सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस मतलब जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। शुद्धांत्र शुद्धांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस प्राप्त होते हैं, स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी मतलब दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुधांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंतर रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि
ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, वसा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, तब प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वह क्षतिग्रस्त हो गया और आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय की छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, उसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता है। उसने यह भी देखा कि आमाशय छिद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। क्षुद्रांत्र में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घरोम तथा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तरल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिनका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। बृहदान्त्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले मतलब शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे न खा रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन मतलब प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बढ़ जाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। इसे जुगाल कण कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक एवं चीनी डालकर घोल पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रूमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। पहेली जानना चाहते हैं कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। बुझ जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता। जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदान्त्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जंतुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है न ही पाचन तंत्र। फिर भी वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और उनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिका जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है।
एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। चित्र 2.10 अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाप मतलब कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान ही है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पाचन के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। छिद्रांत्र की आंतरिक भित्ति एवं अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो दीर्घरोम कहलाते हैं। अमीबा भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। दूसरा प्रश्न, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, तो ये असत्य है ना। जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, ये सत्य है। पित्ताशय मंड पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, असत्य, ये सत्य है, अस्थायी रूप से होता है। और रूमिनेंट मतलब जुगाली करना, निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहना है, ये भी सत्य है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? क्षुद्रांत्र। जल का अवशोषण मुख्य किस अंग द्वारा होता है? तो सही आंसर है बृहदांत्र। चौथा प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। के उत्पाद होते हैं कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन, अम्ल अम्ल और वसाम्ल एवं ग्लिसरॉल। इस तरह से आप लिखेंगे इनको। पांचवा प्रश्न, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य लिखिए। छिद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम तथा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। छठा प्रश्न, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो इसका उत्तर है यकृत। गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिना दक्षिण और अवस्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस जिससे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सातवां प्रश्न, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। रूमिनेंट सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच थैली जैसे संरचना में सेलुलोस को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि मानव आहार नाल में सेलुलोस को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते। प्रश्न 8, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? उत्तर, शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है, जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। नवा प्रश्न, आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं होती हैं? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत्र होता है। भोजन को चबाना मुख गुहिका में होता है। जीवाणु नष्ट करना क्षुद्रांत्र में। भोजन का संपूर्ण पाचन जीवाणु नष्ट आमाशय में होता है।
और भोजन का संपूर्ण पाचन शुद्धांत्र में होता है। मल का निर्माण बृहदांत्र में होता है। 10वां प्रश्न, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर बताइए। समानता तो है, मानव और अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। अंतर, मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है, परंतु अमीबा को ऐसा कुछ नहीं करना होता। 11वां प्रश्न, कॉलम ए और कॉलम बी के में उचित कथनों का मिलान कीजिए। लार ग्रंथि लाल रस स्रावित करते हैं। आमाशय, आमाशय ये बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करता है। यकृत ये अम्ल रस का निर्मोचन करता है। मलाशय ये भोजन को निकालने का कार्य करता है, मल त्याग करने का काम करता है। शुद्धांत्र भोजन का पूर्ण पाचन करता है, पाचन का पूरा होना। और बृहदांत्र बृहदांत्र करता है जल का अवशोषण। ठीक है, तो इस प्रकार से 12 ऑप्शन हो गया। 12 ऑप्शन देखो अब लास्ट। पाचन तंत्र के आर्य का नामक चित्र बनाइए। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना। 13वां प्रश्न, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। नहीं, केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में सेलुलोज, विटामिन एवं खनिज लवण होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हों। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय खत्म होता है। इसके सारे प्रश्नोत्तर हम पढ़ चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।